शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग अपने चैनल पर जो है टीचर्स ट्रेनिंग से संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड उसकी बात करते हैं। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं इस समय जो उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट है रिसर्च। तो रिसर्च के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और आप जानते ही हैं कि रिसर्च क्या होता है। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, कितने प्रकार होते हैं इसकी चर्चा कर चुके हैं। कितने प्रकारों में हमने देखा जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं उनकी हमने डिटेल में चर्चा की है। और जो इस समय चर्चा का क्रम हमारा चल रहा है वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ओर बढ़ चुका है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वह प्रयोगात्मक शोध को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि जो प्रयोगात्मक शोध होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का तात्पर्य होता है कि प्रयोग का शोध, प्रयोग के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाता है। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ के देखते हैं कि जो वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होते हैं। आप जानते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको जो है इसका जो बेसिक अजम्पशन हमने बात की थी कि बेसिक अजम्पशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, कि जो मूलभूत अवधारणा क्या है जिस पर कि ये रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काम करता है। तो आप जे.एस. मूले के सिद्धांत को जो देखे होंगे उसमें आपको वन वेरिएबल का नियम रूल पता लगा होगा आपको, एक चर का नियम लॉ ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें उसमें बताया गया कि एक चर के घट जाने से या बढ़ जाने से जब दोनों परिस्थितियां एक समान हो, मान लीजिए दोनों हाथ एक समान हैं, ये 20 ग्रुप हैं कक्षा के और दोनों ग्रुप एक ही जैसे ही हैं, लगभग एक जैसे कंडीशन वाले हैं, उनमें सभी चीज़ें लगभग कॉमन हैं। तो इसमें कुछ जो ए ग्रुप में मैंने उदाहरण दिया था कि कोई टीचिंग टेक्निक नहीं लगा दी जाए और बी में न लगा दी जाए, तो जो ए बी का अचीवमेंट होगा उसमें जो अंतर आएगा, यदि ए का अंतर आता है कि ये अधिक हो जाता है अचीवमेंट में, तो उसको आप कहेंगे कि जो उसमें एक वेरिएबल लगाया गया था ए, जो ए में जो टीचिंग की न्यू टेक्निक्स यूज की गई थी उसका परिणाम हुआ कि ए ग्रुप का जो अचीवमेंट था वो ज़्यादा था। तो इस बात को हमको अच्छी तरह से समझने के लिए आगे बढ़ना होगा और हमें ये समझना होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसका जो बेस है, वेरिएबल्स होते हैं बेस, तो उन वेरिएबल्स को कैसे समझेंगे आप, कितने वेरिएबल्स होते हैं इसके विषय में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल्स के बारे में, चर के बारे में आप सीधा से समझें तो चर का मतलब चलने वाला, बदलने वाला, परिवर्तित होने वाला। वेरिएबल्स अंग्रेजी उसका है वेरिएबल्स, यानी जो वेरी कर रहा हो, जो बार बार परिवर्तित होता रहा हो, वो वेरिएबल्स कहलाता है। तो इस वेरिएबल्स का जो आगे बढ़ना है, जो उसका बार बार बदलना है गुण, वही वेरिएबल्स कहने के कारण, चर कहने के कारण वह उसका तर्काधार है। और जो वेरिएबल्स कहे जा रहे हैं उसके संदर्भ में कर्लिंगर, फ्रायड एंड कर्लिंगर महोदय का आपने नाम सुना होगा रिसर्च के संदर्भ में। तो फ्रायड एंड कर्लिंगर ने कहा था कि वेरिएबल्स आर दोज हुज हैव डिफरेंट वैल्यूज, यानी चर वे हैं जिनके की विभिन्न गुण होते हैं। चर कौन है? चर वे हैं जिनके की विभिन्न गुण होते हैं। तो इन चरों के विभिन्न गुण होने का क्या मतलब है? विभिन्न मूल्य होते हैं, गुण होते हैं। इसका मतलब यह है कि चर उसे ही कहा जाएगा जिसका कि बराबर परिवर्तन होता रहता है। जैसे मान लीजिए एक चर का उदाहरण मैं आपके ही संदर्भ में देता हूँ। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक आपकी वेरिएबल है, वेरिएबल वह भी है, वो अंडरस्टैंडिंग यानी जो समझ है आपकी, आपका जो बोध है, आत्मबोध है, जिसे आप किसी भी बाहरी अध्ययन को जो विषय है ज्ञान को समझ करके उसका अवबोध करते हैं। तो ये अवबोध आपका वेरिएबल है, चर है, ये बार बार बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है मैं उसका कारण बता रहा हूँ आपको। उसका कारण है कि जो उस चर है वो एक गुण है,
और उसके विभिन्न मान हैं। मैंने जो उदाहरण आपको दिया कि जो आपका समझने का जो वेरिएबल है, अंडरस्टैंडिंग का जो चर है, उस चर को आप देखिए तो बार बार वो बदल रहा है। अब क्यों बदल रहा है, उसका भी उस कारण है कि जैसे आपने जो बातें कोई आपको जो जानने वाला है, आप जिसको जानते हैं, आप जिसके साथ आत्मसात कर चुके हैं, जिससे आपको प्रेम है, जिससे आपका लगाव है, यदि वह व्यक्ति आपको कुछ समझाता है तो आप उस बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझेंगे। और जो दूसरा है कि जो आपकी आइडियोलॉजी की बिल्कुल अपोज है, वह समझाता है, यानी विचार में आप उसको कहें कि जो शत्रु भाव रखता है, उसकी भी मित्र भाव शत्रु भाव दोनों की बातों को आप बड़े गौर से सुनेंगे। लेकिन अंतर है, अवबोध भी दोनों की तरफ से कर रहे हैं। एक बोध अवबोध का जो तरीका है वो पॉजिटिव वे में है, एक तरफ से निगेटिव वे में है। तो अवबोध आपका वही है, अंडरस्टैंडिंग वही है, लेकिन उसके गुण बदलते जा रहे हैं, उसके वैल्यू जो है वो बदलते जा रहे हैं। वही कारण इसको वेरिएबल्स कहा जा रहा है कि ये बार बार बदलते रहते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल्स कहा जाता है कि ये बार बार बदलते रहे हैं। तो वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं कि वेरिएबल्स जो बार बार बदलने वाले हैं, जिनका गुण बदलता रहता है, मूल्य बदलता रहता है, उनका कितना प्रकार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, अन्य जो प्रयोगात्मक शोध है, वह अन्य शोधों से अंतर है इसी मामले में कि ये वैज्ञानिक विधि की जो अधिकतम उपयोगिता को तय करता है, उसको अधिक से अधिक उपयोग में लाता है। तो इसको आप देखिए, तो इसके जो है 5 प्रकार आपको मिलेंगे। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने बताया इसके 5 प्रकार में 3 मुख्य हैं और ये तीसरे के 2 हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड इन फर्स्ट दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बात समझिएगा, इंडिपेंडेंट यानी जो किसी पर निर्भर नहीं है। निर्भर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, आत्मनिर्भर या स्वतंत्र, है ना। आत्मनिर्भर या स्वतंत्र चर। आश्रित या अनाश्रित चर भी इसका उपयोग होता है। तो आश्रित चर डिपेंडेंट के लिए, अनाश्रित चर यानी जो किस पर डिपेंड नहीं है, अनाश्रित चर। तो वह क्या है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र चर या आश्रित चर या आत्मनिर्भर चर। इस तरह के शब्द आप हिंदी में समझ सकते हैं कि स्वतंत्र चर लिखना पड़ेगा कि समझ लेंगे, ठीक है, समझ लीजिए। आत्मनिर्भर चर, स्वतंत्र चर या अनाश्रित चर क्या होते हैं, इनके बारे में जरा देखिए। द आईवी independent variables are the conditions or characteristics that experimenter manipulates or controls in his or her attempt to ascertain their relationship to observed phenomena। जॉन डब्ल्यू बेस्ट कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, वह आर द कंडीशंस, क्या है, परिस्थितियां हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं। दैट जो कि एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स, जिन्हें कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, अनुसंधान करता या आप उसको प्रयोग करता करें, एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स। एक्सपेरिमेंटर यानी जो प्रयोग करता है वो क्या करता है, मैनिपुलेट्स यानी उसमें हेर फेर या बदलाव करता है, और कंट्रोल्स या नियंत्रित करता है इन हिज और हर अटेम्प्ट, जो अपना प्रयास वो अध्ययन का कर रहा है उसमें उन्हें वो नियंत्रित करता है या बदलाव, अगर नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसमें हेर फेर या बदलाव कर देता है। किस लिए करता है उसका भी कारण है, टू एसरटेन देयर रिलेशनशिप टू ऑब्जर्व फिनोमेना। उसकी जो निश्चितता है, उसका जो प्रभाव है, उसके प्रभाव को किस पर देखने के लिए, ऑब्जर्व्ड फिनोमेना पर देखने के लिए कार्य करता है। यानी जो ये चर है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है कि ये स्टिमुलस या आगत भी कहा जाता है इसे, ये परिस्थितियां हैं या गुण हैं जिनमें प्रयोगकर्ता अपने प्रयासों में हेरफेर या नियंत्रण करता है, जिससे अवलोकित कथनों के मध्य संबंध स्थापित करता है वह।
तो जो ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है, जो उसने अवलोकित कथन किए हैं, पहले से ही फिनोमेना उसको तय किया है, ऑब्जर्व किया है, उनके मध्य वो संबंध स्थापित करता है स्वतंत्र चर के माध्यम से। ये स्वतंत्र चर दो प्रकार के होते हैं, समझ में आया आपको? स्वतंत्र चर का मतलब वह चर जिस पर पूरी थियरी डिपेंड होती है, जिस पर कि वो अध्ययन किया जाता है, उसे ही स्वतंत्र चर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो आपको एक बार फिर समझा देते हैं, मैंने द कंडीशंस आर कैरेक्टरिस्टिक दैट एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स आर कंट्रोल्स इन हिज आर अटेम्प्ट टू असर्टेन देयर रिलेशनशिप टू ऑब्जर्व फिनोमेना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो स्वतंत्र चर है वे क्या है, वो कंडीशंस हैं यानी परिस्थितियां हैं, आर कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण हैं, दैट एक्सपेरिमेंटर जो कि प्रयोग करता मैनिपुलेट्स बदलता है या कंट्रोल करता है अपने हर प्रयास में, टू असर्टेन द रिलेशनशिप टू ऑब्जर्व फिनोमेना, किस लिए, जो कि उसने जो कथन फिनोमेना है, ऑब्जर्व फिनोमेना है, उसके संबंधों को देखने के लिए करता है। जैसे एक उदाहरण से हमने आपको कई बार समझाया, फिर भी आप एक बार सुन लीजिए इस यहाँ पर कि एक ए बी ग्रुप दो ग्रुप है, एक ए है एक बी है। ए ग्रुप को पढ़ाने के लिए मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है और बी को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जा रहा है। तो दोनों का 30 दिनों बाद टेस्ट लिया जाता है। सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक, सेम एज ग्रुप है, सेम सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बच्चे हैं, सब कुछ उसमें कॉमन होना चाहिए। तो देखा जा रहा है, तो जो चीज़ उसमें स्वतंत्र कैसे कहेंगे कि इसके बहुत सारे गुण है ना, दोनों ग्रुप में बच्चे हैं तो बहुत सारे उनके गुण हुए। अब उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है, इसके बारे में आपको बात करनी है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, इसकी देख रेख हमें करना है। तो हमने कहा कि जो टीचिंग मेथड जो है, जो कि एक मॉडर्न साइंटिफिक टीचिंग मेथड की यूज़ किया जा रहा है ए ग्रुप में, और बी को नॉर्मली ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स हैं उनसे पढ़ाया जा रहा है। 30 दिनों बाद उसी टॉपिक को जिसको पढ़वाया गया उसी टॉपिक को फिर से रिजल्ट के लिए देखा जाता है, टेस्ट लिया जाता है। तो 30 दिनों के बाद जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें कुछ अंतर आएगा, उसमें निश्चित रूप से जो भी अंतर आए, मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि जो न्यू टेक्निक्स है उसका, अगर न्यू टेक्निक्स का जो ग्रुप है पढ़ाया गया उसका एजुकेशनल अचीवमेंट, जो शैक्षिक निष्पत्ति है, जो टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, और दूसरा ग्रुप जो ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ाया जा रहा है उसका कम आ रहा है, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ आप स्वयं समझ सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन यही हुआ ना कि जो फर्स्ट ए ग्रुप था जिसमें टीचिंग टेक्निक्स जो थी मॉडर्न यूज की गई थी, वो किसका इफेक्ट है, जो उसका परिणाम ज़्यादा आया अंक, उसका किसका इफेक्ट है, वह इफेक्ट जो है वो किसका है, वह उस टेक्निक्स का है। किसका? जो टीचिंग टेक्निक्स यूज की गई, जो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स को उसमें यूज किया गया। तो अब देखिए इसके जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक ट्रीटमेंट वेरिएबल होता है, दूसरा एट्रीब्यूट वेरिएबल होता है। इसको कर्लिंगर महोदय ने बताया कि जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये दो प्रकार का होता है। इसमें एक होता है ट्रीटमेंट और दूसरा होता है एट्रीब्यूट और ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहारचर, जो कि जैसे आयुलिंग, ट्रीटमेंट और एट्रीब्यूट, इसके दो प्रकार होते हैं, यहाँ आप समझ लीजिए। एक होता है ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। ट्रीटमेंट वेरिएबल्स का मतलब जैसे आपने किया कि उसमें आयु हो गया, लिंग हो गया, क्षेत्र, निवास का स्थान हो गया, इस तरह से आप क्या करते हैं, जब जहाँ ऐसा अंतर आना होता है तो आप इस ट्रीटमेंट वेरिएबल्स का यूज करते हैं कि आप जैसे एक दो ग्रुप लिए तो उसमें बालक बालिका दोनों का अध्ययन करेंगे, तो दोनों का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो आएगा कंक्लूजन वो जनरल होगा, वो दोनों पर लागू होगा। और यहाँ आपने अगर केवल बालिकाओं पर कंक्लूजन निकाला तो बालकों पर लागू नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स क्या है, व्यवहारगत जो चर होते हैं। ये व्यवहारगत चर का मतलब है कि वे चर हैं जिन पर जो है प्रयोग करता ये फिर कर लेता है और उन्हें अपने विषय से जोड़ लेता है। ये विषय से अपने आप को जोड़ लिया गया कि इनमें लिंग का,
क्षेत्र का आदि का जो इफेक्ट था इसको जोड़ लिया जाता है। तो इसका जो वेरिएबल्स है ये आपका अध्ययन में काम आ जाता है। ये आप जो देखना चाह रहे हैं, आप यहाँ जो रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को और सरल तरीके से देखने में और ब्रॉड कर देता है कि उसको सरल तरीके से एक बड़ा कंसेप्ट आप एक जनरलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, बड़े जनरलाइजेशन की ओर आपको ले जाता है। और ये ट्रीटमेंट के बाद दूसरा जो होता है, दूसरा एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट होता है कि वे वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल एट्रीब्यूट वेरिएबल है। एट्रीब्यूट वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनमें जो है कोई भी इसमें एट्रीब्यूट वेरिएबल मतलब वे कारक होते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है, वही एट्रीब्यूट वेरिएबल कहे जाते हैं। जैसे क्या 8 वर्ष की बालिका जो है 8 वर्षीय बालक की अपेक्षा अधिक शुद्ध पाठ पढ़ लेती है, या 8 वर्षीय बालक 8 वर्षीय बालिका की अपेक्षा अधिक शुद्ध पाठ पढ़ लेता है। तो इसमें जो है अब क्या है कि इसमें कुछ भी कंट्रोल आपके बस में नहीं है कि अब बालक अध्ययन बेहतर करता है, बालिका अध्ययन करती है, 8 वर्ष की क्या है कंडीशन। तो ये एट्रीब्यूट वेरिएबल्स है, इसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण संभव नहीं होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है अब दूसरे वेरिएबल्स की बात करें हम तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है, यानी जो उसका मतलब आपका है कि आश्रित चर कहते हैं। आश्रित चर यानी परतंत्र चर। परतंत्र चर का मतलब जो गुलाम है दूसरे का, जो पहले का गुलाम है, ये पहले का गुलाम है, इसलिए इसको आश्रित चर या परतंत्र चर कहा जाता है। जो स्वतंत्र है उस स्वतंत्र का यह क्या है? ये गुलाम है। गुलाम इसलिए कहा जा रहा है, इस शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कंडीशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द कंडीशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर डिसअपीयर आर चेंज एज द एक्सपेरिमेंटर इंट्रोड्यूस आर रिमूव्स आर चेंज आईबी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें जॉन डब्ल्यू बेस्ट कह रहे हैं कि जो आश्रित चर होते हैं वे परिस्थितियां हैं या गुण हैं जो कि अपीयर और डिसअपीयर, जो कि आते हैं या नहीं आते हैं, जो कि दिखाई पड़ते हैं या हट जाते हैं, आर चेंज जो कि परिवर्तित हो जाते हैं, एज जैसे ही द एक्सपेरिमेंटर जो प्रयोग करता है, इंट्रोड्यूसेस रिमूव्स और चेंजेस, वह जो प्रयोग करता है जैसे ही स्वतंत्र चर को इंट्रोड्यूस करता है, लागू करता है, या फिर हटा लेता है, या फिर उसमें परिवर्तन कर देता है। तो स्वतंत्र चर के लागू करने, स्वतंत्र चर के हटाने या स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जिसमें स्वतंत्र चर के कारण ये सब परिवर्तन हो रहे हों वही क्या कहलाता है? परतंत्र चर या आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर, परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। यानी आप इतना तो समझ गए। जैसे पहली विधि थी, आपको मैंने एग्जाम्पल जो दिया था उसी एग्जाम्पल पर आप पूरे वेरिएबल्स को समझने की कोशिश कीजिए कि ये भी दो ग्रुपों में जो न्यू टीचिंग टेक्निक्स, जो मॉडर्न टेक्निक्स टीचिंग टेक्निक्स का यूज किया गया है, ए ग्रुप में और बी में नहीं किया गया। तो आपने देखा कि ए में यूज किया गया है, तो टेक्निक्स यूज करने के कारण उसका एजुकेशनल अचीवमेंट यानी जो टेस्ट में मार्क्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ जो टेस्ट के मार्क्स हैं वे टीचिंग टेक्निक्स के कारण बढ़ घट रहे हैं। तो जो टीचिंग टेक्निक्स यहाँ आपकी लगाई गई, इसमें जैसे ही रिमूव किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया या इसमें परिवर्तन किया गया, तो पूरी परिस्थितियों में ही परिवर्तन हो जा रहा है। इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो अंक है बालकों का वो परिवर्तित हो जा रहा है। तो अंक का परिवर्तन होना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यही आपका आश्रित चर है। अब तीसरा चर देखें तो तीन ही चर तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट बताए हैं, तो दो आप इसमें एट्रीब्यूट ट्रीटमेंट समझ लीजिए, दो इसमें है। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल, संदेहजनक चर जिसे कहा जाता है हिंदी में। कंफाउंडिंग, कंफ्यूज करने वाला, कंफाउंडिंग जो कि कंफ्यूज कर दे कि किसका प्रभाव है। वह जो आपको प्रभाव दिख रहा है वह प्रभाव किसका है? वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का है
या फिर किसी अन्य कारण से है, ये कंफ्यूजिंग करने वाले होते हैं। इस तरह से कंफ्यूज कर देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि जो आपके अध्ययन में प्रभाव दिख रहा है, जो परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन किसके कारण है। देखिए स्पष्ट मिलेगा। CV कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ए स्टडी आर ए सैंपल दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल आर आउटकम मेजर्स and whose effect may be confused with the effect of IB। ध्यान से समझिएगा कि जो कंफाउंडिंग चर हैं, जो संदेहजनक चर हैं, वे उनके पक्ष, एक अध्ययन के वे पक्ष हैं या सैंपल के वे पक्ष हैं जो कि माइट इन्फ्लुएंस, निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे, द डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर को, आउटकम मेजर्स, आश्रित चर का मतलब अभी टेस्ट जो एग्जाम्पल चल रहा है उसमें जो बच्चों का टेस्ट का रिजल्ट है वही है आपका आउटकम मेजर, वही है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स ना, तो उसको प्रभावित करेंगे। एंड हुज इफेक्ट, और जिसका प्रभाव में बी कंफ्यूज्ड विद द इफेक्ट ऑफ IB, और उनका प्रभाव अवश्य ही संदेह पैदा करेगा कि यह जो प्रभाव आया है वह स्वतंत्र चर के कारण है, इस IB के कारण है कि किसी और कारण से। इसीलिए इसको कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहा जाता है, यानी संदेहजनक चर कहा जाता है कि ये ऐसे चर हैं जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि किसका है प्रभाव है। यानी संदेहजनक चर अध्ययन या न्यायादर्श के वे भाव रूप हैं जो कि आश्रित चर को प्रभावित करते हैं और जिनका प्रभाव नियंत्रित चर के प्रभाव को संदेहजनक बताता है। यह चर दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया आपको कि ये चर दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरवेनिंग वेरिएबल, दूसरा है एक्सट्रानियस वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स यानी मध्यवर्ती चर, और एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, असंबद्ध चर। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आर हार्ड इफ नॉट, क्या है, इफ नॉट इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व बिकॉज दे यूजुअली हैव to do with individuals feeling easy, boredom, fatigue, excitement। कहा क्या जा रहा है कि IB यानी एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आर हार्ड, ये बड़े कठिन होते हैं। हाँ, मध्यवर्ती चर बड़े कठिन होते हैं जो कि व्यवहार के आंतरिक और अनावलोकित, नॉट इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व बिकॉज, इनको देखना बहुत असंभव तो नहीं है, लेकिन टू ऑब्जर्व बिकॉज द यूजुअली हैव, लेकिन इनको जो है मुख्यतः कहाँ पर देखा जाता है, टू डू विथ इंडिविजुअल्स फीलिंग। ये जो जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं वो तो विषय ही होगा, व्यक्ति का ही अध्ययन करेंगे, मनुष्य का ही करेंगे, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, किसी भी स्तर पर करेंगे, तो उसकी जो फीलिंग्स होगी, जैसे उसकी थकान है, इसको प्रभावित करते हैं। उसकी थकान हो गई, उसका जो बोरिंग होना है, उसका उत्तेजना है। तो इसका मतलब क्या है कि मध्यवर्ती चर वे हैं जो व्यवहार के आंतरिक एवं अनावलोकित पक्षों को व्यक्त करते हैं। यह वह मध्यवर्ती क्रियात्मक प्रक्रिया है जो व्यवहार के प्रारंभिक कारकों और परिणामी व्यवहारों के संबंध में स्थापित करते हैं। यह व्यवहार से अनुमानित किया जाता है, जैसे थकान को परीक्षण के प्राप्तांकों का और जो है चेहरे की अनुक्रियाओं से, हृदय की धड़कनों से आदि से अनुमानित किया जाता है। जैसे यदि एक कक्षा में एक प्रयोगकर्ता भाषा प्रयोग में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने में अचानक पुनर्बलन का प्रयोग देखना चाहता है, तो वह संदेह करता है कि अचानक पुनर्बलन के अलावा भी कुछ निश्चित कारक हैं जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। देख रहे हैं, हार्ड इट इज नॉट इफ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व ना, इनको मतलब बहुत सरलता से जो है इनको जो है अवलोकित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है एकाएक थकान चिंता का जो उदाहरण चला, उसमें क्रियात्मक परिभाषा पदों में पाना कठिन है, लेकिन इनको उपेक्षित करना भी कठिन ठीक नहीं है। उचित जो डिजाइन, रिसर्च डिजाइंस होती हैं, इनके द्वारा हम इनको जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को, जैसे थकान है,
आपकी उत्तेजना है, इन सब का प्रभाव जो अध्ययन है उस पर बहुत पड़ता है। लेकिन जो आप वहाँ देखेंगे कि ये आईवी का इफेक्ट है कि इसका है, क्योंकि ये तो कंफ्यूजिंग इफेक्ट का ही है ना। ये कंफ्यूजिंग जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है, संदेहजनक चर जो है, उसी का एक भाग है इंटरवेनिंग वेरिएबल है। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल भी उसी का काम करेगा और इतना ही अंदर तक होता है। ये आंतरिक व्यवहार का आंतरिक और अनावलोकित पक्ष है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है आईवी आर हार्ड इफ नॉट इम्पॉसिबल। मतलब कह रहे हैं कि टू ऑब्जर्व, इसको देखना बहुत ही संभव वाली बात नहीं है, बड़ा कठिन है। बिकॉज दे यूजुअली हैव टू डू विथ इंडिविजुअल्स फीलिंग, क्योंकि वे वास्तव में कहाँ पाए जाते हैं, ये इंडिविजुअली जो व्यक्ति है उसके भावनाओं में रहते हैं, भावनाओं के से संबद्ध हैं, जैसे बोर्डम है, फटीक है, एक्साइटमेंट है। तो अगला जो इनका कंफाउंडिंग वेरिएबल बताया गया वो था एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस वेरिएबल का क्या मतलब है? एक्सट्रानियस वेरिएबल का मतलब असंबद्ध चर। असंबद्ध जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, असंबद्ध जो कि जुड़ा ना हो। देखिए क्या है, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आर मोर readily observed or measured and thus more easily controlled। ये कह रहे हैं कि ये असंबद्ध चर हैं, इनको आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से मेजर्ड, ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। अब जब देखा गया सका आसानी से और मापा भी आसानी से जा सका, thus more easily controlled, तो इनको बहुत आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है। यानी असंबद्ध चर वे नियंत्रित चर हैं, वे चाहे जिनमें प्रयोग करता है फिर नहीं करता है, जो कि अध्ययन के परिणाम को पर्याप्त प्रभावित करते हैं। कई शोध परिणामों पर इन्हीं चरों के कारण प्रश्न लग जाता है। एक अध्ययन में सामाजिक, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान की शिक्षण की 3 विधियों को देखा गया, तो इसमें एक ही कक्षा को पढ़ाया गया, लेकिन जो शोधकर्ता का जो अध्यापक की योग्यता था, उत्साह था, उम्र है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, शास्त्र विषय की योग्यता है, उसको नियंत्रित करना, सोच के स्तर के बाहर, बस के बाहर रहना, तो इसलिए जो उसका इफेक्ट आया इजीली इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। लेकिन जब इसको जाना जाए तब तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के जो 2 टाइप्स, कंफ्यूजिंग वेरिएबल्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के 2 टाइप्स हैं। इंटरवेनिंग को आप बड़ा मुश्किल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको तो कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि ये बहुत जड़ से जुड़ा होता है, इंडिविजुअल की फीलिंग से जुड़ा होता है। तो इस तरह से आपने जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स तक आज देखा, आपने जो वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आते हैं, मूलतः आपको यहाँ 7 वेरिएबल्स की बात की गई। मुख्यतः जो बेस्ट ने बताया, जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंफाउंडिंग, देयर आर 3 वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव आल्सो 2 वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स एंड ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, एंड इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट आर इंटरवेनिंग वेरिएबल, सेकंड आर एक्सट्रानियस वेरिएबल। तो इस तरह से आज आपने वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है कि क्या होते हैं, इसको जान लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये वेरिएबल्स हैं इनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि अगर इनको कंट्रोल करने के लिए आप नहीं जानेंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के संबंध में यहाँ आपको कम से कम 3 प्रश्न तो हर जगह परीक्षाओं में मिलेंगे, इसी में से 1, 2, 3। तो अब कौन क्या होता है इस पर आपको समझना होगा। घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं, लेकिन जो बेसिक अजम्पशंस है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, यदि आप क्लियर रखेंगे तो आपको कैसे भी प्रश्न घुमाया जाए आप उसको निकाल लेंगे, उसको आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ तक आज देखा, वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में समझा। आपसे निवेदन है कि आप कुछ ध्यान से ज़रा देखिए पूरा वीडियो, और उसके बाद जो है जो भी कहना हो आप आइए निसंकोच कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ परिश्रम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मेरा भी इसमें स्वार्थ है कि मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ, और कुछ और भी हो सकता है भविष्य में, लेकिन मूल मेरा यही सोचना है कि आप लोग इस गंभीरता को समझें और गंभीर लें, अध्ययन करें। धन्यवाद। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।